कर दें। पढ़ा रहा है सब व्यूअर। चलो देखो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा ना। बहुत ही आसान चैप्टर है। बोलो, यहाँ दिखाई दे रहा है? और नीचे क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हिंदी मीडियम पब्लिक स्कूल में बोला जाता है द्विघात समीकरण। हमारा स्कूल होगा तो उसका नाम होगा हिंदी मीडियम पब्लिक स्कूल। हाँ, इंग्लिश वाला कहता है इंग्लिश मीडियम मॉडर्न। हाँ, इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल। हमारा होगा विद्यार्थी स्कूल। चलो, तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? लिखते रहो, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात आ रहा है यहाँ तक 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। ये द्विघात समीकरण का परिभाषा हुआ। ठीक है, इसी परिभाषा के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ध्यान दो, केवल बातों को ध्यान से सुनो। वह समीकरण, क्योंकि समीकरण अब हम पढ़ चुके हैं और समीकरण का हम परिभाषा नहीं बताएंगे, क्योंकि तीसरा जब हम लोग चैप्टर चालू किए थे तो उसमें समीकरण हम शुरुआत से चालू किए थे ना जी, कि जिस बीजीय व्यंजक में 2 पक्ष होते हैं उसे समीकरण कहा जाता है और कुछ नहीं है। जिस बीजीय व्यंजक में 2 पक्ष होंगे, एक एलएचएस होगा, एक आरएचएस होगा, वो समझ लो समीकरण है। समीकरण घात के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्घात समीकरण। रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण को क्यूबिक इक्वेशन, चतुर्घात समीकरण को क्वाड इक्वेशन। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सिलेबस में केवल द्विघात समीकरण ही पढ़ना है। सिलेबस में केवल द्विघात समीकरण पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम परिभाषा बता देंगे कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 3 होता है उसे त्रिघात समीकरण। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 4 होता है उसे चतुर्घात समीकरण, ना चाहे चतुर्घाती समीकरण कहा जाता है। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट ना। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात बड़ा से बड़ा पावर क्या हो,
4 हो, उसे चतुर्घाती समीकरण कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 3 हो, उसे द्विघात यानी क्यूबिक इक्वेशन कहा जाता है। और वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है, उसे द्विघात, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। यही चौथा प्रश्नावली हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यानी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण पहचानिए कैसे कि अगर आपको चर राशि का महत्तम पावर 2 दिखाई दे दिया, चर राशि का घात आपको कितना दिखाई दे, तो समझिए कैसा समीकरण है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उस समीकरण का घात भी कहलाता है। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तुमसे पूछेगा कि समीकरण का घात कितना होगा, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उस समीकरण का क्या होगा। जैसे हम लोग को बायोलॉजी में पढ़ाए थे कि जो डोमिनेंट जीन होगा वही जाके उस लक्षण को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जब तक डोमिनेंट है रिसेसिव वाला कभी अपना प्रभाव नहीं आएगा। उसी तरह से छोटा भी पावर होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उस समीकरण का क्या होगा, घात होगा। उस समीकरण का घात वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। बड़ा वाला ही उस समीकरण का अगुवाई करता है ना, तो जो समीकरण का सबसे बड़ा पावर होगा वही समीकरण का क्या होगा। जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन दे देगा कि x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, वाई क्यू माइनस 3y स्क्वायर प्लस बराबर 8, ठीक है। दे देगा कि z माइनस 1/2 बराबर 0। तो बताओ इसका घात कितना है, इसका घात कितना है, इसका घात। जो सबसे बड़ा पावर, देखो सबसे बड़ा पावर क्या है, अंक नहीं बोल रहे हैं, पावर। सबसे बड़ा पावर 5 है, तो ये त्रिघात समीकरण नहीं होगा, 5 घात। देखो यहाँ सबसे बड़ा 2 है, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उस समीकरण का क्या होगा, घात। जो सबसे बड़ा होगा वही उस समीकरण का घात होगा। हम द्विघात समीकरण अभी नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अगर तुमको कभी क्वेश्चन में ये दे दे तो देगा कि इस समीकरण का घात कितना होगा, इस समीकरण का घात कितना होगा। तो जो सबसे बड़ा पावर तुमको दिखाई दे समझ लो वही उस समीकरण का क्या है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा एक है, जेड के पावर कुछ नहीं तो एक है। तो एक मतलब लुका के रहता है, एक जो है लुका के छिप के रहता है, लेकिन हाँ छिप के रहता है, लेकिन जब उसका बारी आता है तो हाँ हम हैं। अब यहाँ लोग दिखाई दे रहा है एक है, लेकिन कहता है हाँ हम हैं। ऐसा मत जानो कि हम अगर नहीं दिखाई दे रहे तो हम नहीं है, हम हैं। एक इसका पावर है। अभी हम लोग केवल द्विघात समीकरण पर फोकस करेंगे ना, कि द्विघात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे द्विघात समीकरण है, इसके मूल कौन कौन से होते हैं, कितने मूल होते हैं, व्यापक सूत्र क्या होता है, कैसे द्विघात समीकरण बना सकते हैं, कैसे द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में यही चीज सीखना है कि आप द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालिएगा। यही चीज आप लोग बहुपद में पढ़े थे, लेकिन शून्य कह रहे थे कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे। यहाँ शून्य शब्द हटा को मूल करना है, माने मान, ठीक ना। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। त्रिघात के 3 मूल, 4 घात वाले के 4 मूल। कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, यानी 4 मान होगा। यानी जितना पावर होता है समीकरण का उतना ही उसका मान होता है, ठीक ना। तो वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, ठीक ना। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। पावर 2 होगा तभी द्विघात होगा, अगर 2 से कम होगा तो भी द्विघात नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा तो भी द्विघात नहीं होगा। द्विघात समीकरण कहलाने का मात्र केवल एक ही शर्त है, पावर क्या होना चाहिए। अगर पावर 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, पावर 2 नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। सिंपल बात है, और दिमाग नहीं लगाना है। 2 दिखाई दिया तो समझ लो द्विघात समीकरण है, 2 से ऊपर तो द्विघात समीकरण नहीं लिख देना, 2 से नीचे तो भी द्विघात समीकरण नहीं मत लिख देना, द्विघात है ना। क्वेश्चन ये कहेगा निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो तुमको केवल द्विघात समीकरण पर फोकस करना है, कौन कैसा समीकरण है ना। वह द्विघात समीकरण है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, और नहीं है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। एग्जाम्पल में, ठीक है। चलो देखो द्विघात समीकरण का हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 7 द्विघात समीकरण है। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8 बराबर 0 द्विघात समीकरण है। ठीक ना, ये द्विघात समीकरण। 8 माइनस 1/2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 द्विघात समीकरण। ठीक है, x इंटू 2x माइनस 5 बराबर 0। अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। अभी जितना क्वेश्चन दिया है तुम उस आधार पर इसको द्विघात समीकरण, क्योंकि पावर तुमको 2 दिखाना है, 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप अभी बाकी है जिसके आधार पर हम ला सकते हैं कि द्विघात समीकरण। तो तुमको सरल करना होगा, इतना ही पर कभी मत लिखना, इतना पर कभी मत लिखना। इसको क्या करना है, सरल। सरल में क्या करना है, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। किसी भी कोष्ठ के पहले, देखो कहते हैं किसी भी कोष्ठ के पहले, मतलब तो छोटे कोई नहीं, कोई भी कोष्ठ हो, मझोला हो, रेखा हो, बड़ा हो, ठीक है, किसी भी कोष्ठ के पहले अगर कोई अंक है, कोई अक्षर है, और दोनों के बीच में, कोष्ठ और उसके बीच में चिन्ह नहीं है, कोष्ठ और उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गणित ये कहता है कि आपको गुणा लेकर चलना है। आपको क्या लेकर चलना है, आपको समझना है कि वहाँ गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, क्योंकि गुणा भी कहता है कि हम भी छिपे हुए। तो देखो यहाँ गुणा है, तो एक्स बताओ दोनों में गुणा होगा कि केवल इसी में गुणा होगा, दोनों में ना गुणा होगा। तो जब हम एक्स से 2x में गुणा करेंगे यहाँ आ जाएगा, एक्स में 2x से गुणा होगा, एक्स में -4 बराबर। अब हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। अब हम कह देंगे कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर अब क्या आ गया, 2। जैसे दे देगा 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2, क्या यह द्विघात समीकरण है? अभी हम इसको सरल करेंगे, अभी सरल करेंगे। ठीक है, और देखो इसको a मान के, इसको b मान के, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया गया होगा, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ाया गया होगा, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, इसको हम समझेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक ना, इसको हम समझेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो अपने दिमाग में ये बैठाना है कि ये a है, ये b है, a माइनस बी का, a माइनस बी का, a माइनस बी का, फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो a का मान 4y है, तो स्क्वायर देंगे, प्लस होता है बी स्क्वायर, तो b के जगह पर हम 3 लिख के स्क्वायर देंगे, माइनस होता है 2ab, 2a बराबर। अब हम इसको 2 बार गुणा करेंगे, 16y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 चौके फिर के 24 प्लस 2 इधर आएगा बराबर 16y स्क्वायर। एक बार फिर से उतार दे, माइनस 24y को लिख देते हैं, और 9 में से 2 घटेगा बराबर 0, यानी अब द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन 4.1 इसी पर आधारित है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा याद रहेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, यह द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं।
सूत्र पर तोड़े हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सूत्र पर तोड़े हैं। सूत्र जानते हो ना, तोड़ लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अगर यही प्लस होता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो। a प्लस बी के होल स्क्वायर। जो भी अगर फार्मूला के रूप में देगा, पहले उसको फार्मूला के रूप में क्या करना है, तोड़ना है। और तोड़ने के बाद देखना है कि पावर 2 अगर बच गया तो द्विघात समीकरण है या नहीं बचा तो बिना सरल किए नहीं लिख सकते हो। ठीक है, सरल करके ही लिखना है। ये अगर पावर 2 आ गया, अगर पावर 2 आ गया तो समझो कि द्विघात समीकरण है। अगर पावर 2 नहीं है तो समझो द्विघात समीकरण नहीं है। चलो अब लिखेंगे द्विघात समीकरण का। लिखो द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक सूत्र। व्यापक या मानक सूत्र, स्टैंडर्ड फार्मूला। द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक सूत्र क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ये सूत्र का मतलब ये होता है, ये सूत्र इस बात की जानकारी देता है कि दुनिया में विश्व में धरती पर कोई भी अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसका रूप इससे बड़ा नहीं हो सकता है। इससे छोटा रूप में हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा रूप में नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा रूप है। जैसे देखो हमने लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4, ये भी एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो देखो ये द्विघात समीकरण का सबसे बड़ा रूप है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। ये a का मान हुआ, ये b का मान, ये c का मान, a का मान 1, b का मान 4, c का मान। ये तुम्हारा द्विघात समीकरण का इससे छोटा रूप है। इससे भी छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटा रूप द्विघात समीकरण का ये होता है। अब इससे छोटा रूप धरती पर कोई नहीं है। ये द्विघात समीकरण का सबसे छोटा रूप है। ये द्विघात समीकरण का सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म। नोट कर लो। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट, यानी इसी को लार्जेस्ट को ही व्यापक कहा जाता है। व्यापक माने बड़ा होता है, ये व्यापक है। यानी किसी द्विघात समीकरण का सबसे छोटा रूप यही है। ठीक है, ये
उसका सबसे बड़ा है व्यापक, इसी को मानक रूप कहा जाता है। इसी को द्विघात समीकरण का सबसे सही और मानक रूप कहा जाता है ना। लेकिन एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का सबसे छोटा रूप क्या होगा। द्विघात समीकरण का सबसे छोटा रूप यही होगा। सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा ये होगा। और भी तुम लोग कोई बड़ा रूप बोल सकते हो तो हम मानने को तैयार हैं, बोल के दिखाओ। और भी है, नहीं होगा। देखो इससे भी बड़ा रूप होगा 2x² प्लस 3x प्लस 6x माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 7x² बराबर 0। द्विघात समीकरण यदि है, लेकिन देखो ये वाला सब एक जात के हैं, ठीक है। तो ये सभी को हम जोड़ न देंगे, चाहे घटा देंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बड़ा रूप नहीं होगा, होगा, लेकिन एक्चुअल में वास्तविक रूप में नहीं होगा। अब बताओ इसको हम क्या करेंगे, -4 में -7 जोड़ेंगे -11, 11 में से 2 घटाएंगे -9x², 3 को x 6 को x 9 को x 5 14 को x बराबर नहीं बराबर 0। ठीक है। अगर मान यहाँ पर कोई अंक भी हो जाए तो बताओ व्यापक रूप यही ना होगा। तो इससे बड़ा रूप नहीं हो सकता है, यही व्यापक फार्मूला कहलाता है। यही तो किसी द्विघात समीकरण का व्यापक फार्मूला समझ में आ गया। व्यापक मतलब बड़ा से छोटा हो सकता है, लेकिन अब उससे बड़ा। द्विघात समीकरण का यही सबसे सही और मानक रूप है, स्टैंडर्ड और मानक रूप। हो गया। अब चलो, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। नोट करो, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मान आएंगे, एक अल्फा हो जाता है, एक बीटा हो जाता है। ठीक है, एक अल्फा का मान, एक बीटा का मान। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल तो मूल ही है ना, तुम है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल। तो द्विघात समीकरण के भाई 2 ही मूल होते हैं, तो गुणनफल कह रहा है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का सूत्र पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तकर द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तकर, ठीक है। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। d डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है विवेचक को, तो d बराबर b² - 4ac। विवेचक को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं।
होते हैं, वास्तविक कब होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं? तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं? तो भाई जब d बड़ा या बराबर हो 0 से, d बड़ा या बराबर हो 0 से। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं? वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान कब होते हैं? तो भाई जब d बड़ा होता है 0 से, जब d बड़ा होता है 0 से। ठीक है, उतार लो। हो गया। एक बार देख लेते हैं, मिटाएंगे हम। द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका मानक फार्मूला है। विश्व का कोई भी द्विघात समीकरण अगर होगा तो उसका सबसे सही रूप इसी को माना जाता है। ठीक है, सबसे सही रूप है, अब इससे बड़ा रूप नहीं हो सकता है। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। यानी कि जब हम किसी द्विघात समीकरण को सरल करेंगे तो हमारे पास x का 2 मान आएगा। वो जो 2 मान आते हैं उसमें से एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्फा या बीटा साथ में दिखाई देगा ना, उसमें अपने से माना जाता है कि एक अल्फा है, एक बीटा है। नाम रखना है ना, 2 मान है तो एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। यही बहुपद में द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण में 2 मूल कहलाते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण के मूलों का जोगफल, यही ना मूल है जी, तो जोगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा। द्विघात समीकरण के मूलों का जोगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटा ए। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कैसे आएगा, इस सब का प्रमाण है ना, लेकिन जब जरूरत होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन अभी जानिए कि द्विघात समीकरण के मूलों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए ये होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। द्विघात समीकरण का विवेचक निकालने का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विवेचक निकालने का फॉर्मूला है। ऐसे हम विवेचक निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं? तो जब d बड़ा या बराबर होती है। तो बड़ा या बराबर, इसको बड़ा या बराबर जल्दी सो रहा है। हाँ जल्दी से कपार हाथ पैर दोनों को जाओ, जल्दी से जाओ। हाँ जाओ, उधर से चल पैर हाथ मुंह अच्छे से धो लेना। वाशरूम भी चल जाए, ध्यान दो। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और वास्तविक कब होता है? केवल वास्तविक कब होता है? जब d बड़ा या बराबर हो 0 से। बड़ा या बराबर दो चिन्ह है। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं? वास्तविक और असमान है अलग अलग। जब d बड़ा हो 0 से, जब d बड़ा हो 0 से। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि d बड़ा 0 छोटा क्या कर रहे हैं, लेकिन सवाल बताएंगे तो समझ में आएगा। ये कह रहा है कि जब विवेचक का तुम मान निकालोगे, अगर तुम किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान निकालोगे, अगर तुम्हारा मान d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो समझो कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान, यानी अल्फा का मान अलग आएगा, बीटा का मान अलग आएगा। ठीक है, ये चीज बता रहा है। अब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? ठीक है, तो लिख लो जब d बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? जब d बराबर, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? तो जब d बराबर 0। अगर d का मान 0 आ जाएगा तो अल्फा और बीटा दोनों का मान बराबर आएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों का मान बराबर आएगा। तो जब d बराबर हो 0 के, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक और समान कब होंगे? जब d बराबर क्या होगा? 0। जब d बराबर 0। ठीक है, देख लो ये दीदी, इसका पंख देख रहे हो कितना। ठीक है, तो इनका संरचना क्या है? पंख का अलग अलग है। ठीक है, लेकिन बनावट यानी संरचना अलग अलग है, लेकिन काम क्या करते हैं? वही लिखाया गया है कि पक्षियों का जो पंख हो गया, तितलियों का जो पंख हो गया, ये सब पंख क्या है? बनावट के दृष्टिकोण से अलग अलग है, लेकिन काम क्या है? कौन सा कहलाएगा? समझा। अब लिख लो लास्ट वाला एक और है इसमें का। द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक कब होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक कब होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक कब होते हैं? अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं होगा, कह सकते हो काल्पनिक। अवास्तविक कब होते हैं? तो जब d छोटा होगा 0 से, जब d छोटा होगा 0 से। जब हाँ, द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक कब होंगे? जब d छोटा होगा 0 से। अगर विवेचक का मान माइनस में आ जाए, 0 से छोट हो जाएगा, तो समझो कि उसका मूल अवास्तविक होगा। हम लिखेंगे आगे।
देखो अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, ठीक है। जानते हो इस सूत्र का खोज श्रीधराचार्य ने किया था। हाँ, भारतीय वैज्ञानिक श्रीधराचार्य। हाँ, चलो ब्रह्मपुत्र ये दिया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी। ये हल प्राप्त करने का क्या दिया था? हाँ, लेकिन द्विघाती सूत्र का श्रीधराचार्य, ठीक ना। देखो क्या दिया है, कह रहा है यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने की एक ज्यामितीय विधि विकसित की जिसको वर्तमान शब्दावली में द्विघात समीकरण को हल कहते हैं। व्यापक रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का श्रेय भारतीय प्राचीन गणितज्ञों को जाता है, ठीक है। वास्तव में ब्रह्मगुप्त, उनका जन्म 598 ईस्वी, मृत्यु 665 ईस्वी। उन्होंने ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c के रूप में द्विघात समीकरण को हल करने का एक स्पष्ट सूत्र दिया। बाद में श्रीधराचार्य ने 1025 में सूत्र पर द्विघाती सूत्र के रूप में जाना, ठीक है। तो हम बार बार कहते हैं कि जो भी आप लोगों के चैप्टर में जो भी भूमिका दिया गया है, हर प्रश्नावली का एक भूमिका दिया गया है, और उसमें जरूर कुछ न कुछ कथन, कुछ न कुछ वैज्ञानिकों के बारे में वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। दिया है तो आ सकता, तो आपका काम है उसको क्या करना ना। तो द्विघाती सूत्र का जो खोज है एक भारतीय गणितज्ञ है, 1025 ईस्वी दिया है ना जी, पूर्व नहीं ना, 1000 ईस्वी में ना। तो द्विघाती सूत्र क्या है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा में 2a, ये जो फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र कहलाता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटा 2a। अब देखो यहाँ पर दो चिन्ह है, प्लस का एक माइनस का, तो एक चिन्ह अल्फा के लिए होता है, एक चिन्ह, यानी यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट में बटा में 2a। यहाँ से बीटा का फॉर्मूला बन गया माइनस बी रूट डी बटा में 2a प्लस अल्फा पर चला गया माइनस, लेकिन ये ऐसा संविधान में नियम नहीं है कि प्लस वाला अल्फा पर जाएगा, प्लस वाला बीटा पर भी जा सकता है, माइनस वाला अल्फा पर भी जा सकता है। लेकिन हाँ, एक अल्फा के लिए है, एक बीटा के लिए। ये द्विघाती सूत्र का, ये द्विघाती सूत्र है, ये द्विघाती सूत्र इसी को कहा जाता है द्विघाती सूत्र। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसके बाद द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। तो द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी बहुपद होता तो 0 हटा देते, समीकरण में तो दो पक्ष लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये द्विघात समीकरण बनाने का, ठीक है। सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला प्रयास द्विघात समीकरण हल करने का, हल करने का। जानते हो किस हो जाता है? ब्रह्मगुप्त को, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ था? 598 से 600। ये इनका क्या है, जीवन काल हो गया ना ब्रह्मगुप्त का, ईस्वी में। क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि वे कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने का
एक पहला प्रयास किया, उन्होंने इस तरह से समीकरण को हल किया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, इस रूप में। हाँ, इसी को फीलिंग हुआ, इसी पर अध्ययन किया ना वो श्रीधराचार्य। कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता है कि मलाई खाकर चले जाए, कौन सोचता है कि कहीं जमाए पाठा में तो जमे जमाए ना, तब वो कुछ किया, उससे आगे कर दिए। फिर आगे चल करके कुछ यूनानी वैज्ञानिक, अरबी वैज्ञानिक थे, उन्होंने पूर्ण वर्ग विधि से भी द्विघात समीकरण को हल करने का काम किया, क्योंकि द्विघात समीकरण को 3 विधि से हल किया जा सकता है, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र विधि और वो अरबियों का मेथड पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का इतना क्या हो गया, बेसिक जानकारी हो गया, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बिना तुम लोग को द्विघात समीकरण समझ में, अगर द्विघात समीकरण समझना है तो इतना जानना जरूरी है। इतना जानोगे सभी द्विघात समीकरण समझ में आएगा, ठीक है।